हाय एवरीवन, मेरा नाम राणा प्रताप है। आज मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन सेशन में। आज का जो सेशन है ये मेनली एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और इस सेशन में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, सो दैट आप पूरी तरह आपको इन्वॉल्व करें और इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। When we talk about agriculture sector, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, लोग आमतौर पे इस इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। मगर मैं आशा करता हूँ क्योंकि आप लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप सभी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर में हैं। नेक्स्ट ईयर आप फाइनल ईयर में जाएंगे और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और आप सभी इस सोच से गुजर रहे हैं इस दौरान कि नेक्स्ट ईयर के बाद क्या। मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, ज्यादातर कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में फोर्थ ईयर में जब आप 7 सेमेस्टर होते हैं तो आपका कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो आप में से ज्यादातर बच्चे जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं वो उस कैंपस इंटरव्यू में बैठते हैं। आप सोचोगे कि इस कोविड-19 के सिनेरियो में हम कैंपस इंटरव्यू की बात क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, आज जब सब कुछ वर्चुअल हो गया है, जैसे हम भी आज इस सेशन को वर्चुअली कर रहे हैं ओवर दी जियो मीट, सेम आज सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऑपरेशनल है और आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के सारी इंडस्ट्री ऑपरेशनल है। चाहे वो फार्मिंग की हम बात करें, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें, आप नाम लीजिए और आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितने भी सेक्टर हैं वो सभी ऑपरेशनल हैं। तो जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, आप जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और आपका कैंपस इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू भी शायद अगर उस वक्त तक वैक्सीनेशन नहीं आया होगा तो आप समझ जाइए कि आप इसी प्रकार ऑनलाइन वर्चुअली आपका इंटरव्यू होगा और उसी वे से आपके रिक्रूटमेंट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इस इंडस्ट्री को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर और दूसरा है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो ये दो चीज़ें क्या है? जब हम इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा पैदावार करना, ज़्यादा क्रॉप यील्ड क्रिएट करना, सो दैट हम मास को सर्व कर सकें और अपना प्रोडक्ट बेच सकें मास स्केल पे और एक्सपोर्ट कर सकें। जब हम सबसिस्टेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर की बात करते हैं उसका दायरा थोड़ा सीमित है। कैसे? जब हम इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, जो भी पैदावार हम बढ़ाते हैं, उसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई उसको यूज़ करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एडवांस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, मैन पावर अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाते हैं सो दैट हम अपनी ईल्ड क्रॉप ईल्ड जो है उसको बढ़ा सकें और हम मार्केट में उसको बेच सकें ज़्यादा संख्या में और एक्सपोर्ट कर सकें। जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है गांव में, उसका अपना थोड़ा सा ज़मीन है, उसमें वो अपना पैदावार करता है, जिस भी क्रॉप का करता है, तो उसका मेन मकसद होता है कि वो अपनी फैमिली को फीड करना चाहता है और फिर उसके अलावा जो भी अगर बच जाता है तब वो जाकर अपने लोकल मार्केट में उसको सेल ऑफ करने की बात करता है, राइट। मगर इंडिया में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं जब हम कमर्शियली बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स को इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर ने कवर कर रखा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उससे जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि ये जो सेशन, ऑनलाइन सेशन आपका स्टार्ट हुआ है, इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं। इस आने वाले सेशंस में आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से एग्रीप्रेन्योरशिप में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। मतलब
आपने एंटरप्रेन्योरशिप तो सुना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, बी योर ओन बॉस, आप खुद के मालिक बने। तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पॉसिबल है? वेरी मच पॉसिबल। और आज मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल टर्म आज के डेट में हम कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ करने लगे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं वो ना जाने कितने वर्षों पहले से इस एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम एग्रीप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू कैसे हुआ? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है, आपको पता है जितने भी लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हों, जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हों, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हों, इन सब का ड्रीम होता है कि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद, अपने प्रोफेशनल डिग्री के बाद MBA करें, क्योंकि ये सोच बहुत लोगों में ये है कि उनको लगता है MBA करने के बाद उनके पास बहुत अच्छा कॉर्पोरेट जॉब होगा। तो होता क्या है कि इस कारणवश लोग MBA को परस्यू करते हैं। IIM अहमदाबाद ने इस बात को रियलाइज किया कि जितने भी IIM पास आउट प्रोफेशनल्स हैं, वो 2 से 5 साल जॉब करने के बाद से वो अपना न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। बजाय इसके कि वो दूसरे के लिए काम करें, वो खुद का अपना वेंचर, अपना खुद स्टार्ट उन्होंने किया और बहुत सक्सेसफुली उसको रन कर रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में चीज़ें बाद में आई, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम एग्रीप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये ज़मानों से चला आ रहा है। फ़र्क इतना है कि आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, न्यू कमर बिगिनर हैं, उनको इसके बारे में जानकारी कम है, कोई गाइडेंस नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस माध्यम से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मतलब एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अभी जो ऑनलाइन सेशन आपका होने वाला है, इसमें आपको बी फार्मिंग के बारे में बताया जाएगा, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिटेल इन डेप्थ बताया जाएगा, आपको मशरूम फार्मिंग के बारे में बताया जाएगा। ये जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो बहुत ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपको इस आने वाले ऑनलाइन सेशंस में आपको पता चलेगा, और आप अपनी नॉलेज को इनरिच करके डिफरेंट ऑप्शन से जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। मगर उसके लिए नॉलेज इनरिचमेंट, अपनी ज्ञान को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले सेशंस में जो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, जब आपको बताएंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, आपको आइडियाज़ देंगे, इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें, समझें और अपना नॉलेज इनरिच करें, सो दैट आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ, अब आपका 3rd ईयर फिनिश होने वाला होगा, तो इनफ ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, नाउ इट्स टाइम टू कम बैक टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो होता क्या है, जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो जानना चाहते हैं कि आपने कितने फील्ड एक्सपोजर आपको मिला है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है। क्योंकि थ्योरेटिकल तो एग्जाम में रट्टा मार के एग्जाम दे के सभी मैनेज कर लेते हैं, वो जानना चाहते हैं प्रैक्टिकली आपने कितना इनरिच किया है। तो इसलिए अभी के बाद से जब आप पढ़ाई भी करें तो इंश्योर करें कि आप अपना नॉलेज इनरिच करें। और उसी प्रक्रिया में ये जो ऑनलाइन सेशन है, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हम हनी बी फार्मिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकते हैं, किस प्रकार से हम मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। और ये वो ऑप्शंस हैं जिनमें लागत, इनिशियल कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट का बहुत कम है और आप मुनाफा ज़्यादा है। और ये आप अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने बजट के अनुसार कितने भी छोटे स्केल पे आप इसको शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी भी शुरुआत को करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ही बड़े स्केल पे जाएं। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे करके ही आप आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, किसी चीज़ को शुरुआत करना बहुत आसान है, मगर उसको कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना और उसमें बने रहना, ये आपको बहुत 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 मायने रखता है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एज अ एग्रीप्रेन्योर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप डेयरी फार्मिंग में जा सकते हैं, आप फिशरीज में जा सकते हैं, आप और क्या जा सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हैं।
तो इस प्रकार के कई ऑप्शंस आपको अवेलेबल है एज ए एग्रीप्रेन्योर। और मैं आपको बता दूं, इन एवरी सेक्टर, नॉट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर, दी प्रोफेशनल्स आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। जो प्रोफेशनल्स हैं आप जैसे, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। लोग क्या करते हैं, पहले अपनी बीएससी इन एग्रीकल्चर, मास्टर्स इन एग्रीकल्चर करने के बाद से पहले जॉब ज्वाइन करते हैं और फिर 4-5 साल के बाद वो सोचते हैं कि खुद का क्यों ना वेंचर स्टार्ट करें छोटे स्केल पे। तो दो ऑप्शंस होते हैं आमतौर पे, दो कैटेगरी जो मैंने बताया। एक तो ये कि 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद लोग अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करें छोटे से छोटे स्केल पे, बड़े से बड़े स्केल पे, जैसी आपकी कैपेसिटी, रिसोर्सेज आपके पास हो। या फिर कुछ आप जैसे यंगस्टर्स होते हैं जो शुरू से ही बहुत क्लियर होते हैं, आपका विजन बहुत क्लियर होता है, आप चाहते हैं कि मैं शुरू से ही छोटे स्केल पे ही सही पर अपना खुद का करना चाहता हूँ। यू वॉन्ट टू बी योर ओन बॉस। तो अंततः ये दोनों रास्ते वहीं ले जाते हैं, बस फर्क ये है कि कौन पहले स्टार्ट करता है और कौन बाद में स्टार्ट करता है। और इसीलिए इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देने के लिए आपको ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, सो दैट आप अपने नॉलेज को एनरिच करें और इसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें कि मैं किस प्रकार से अपना ये नया वेंचर स्टार्ट कर सकता हूँ बिना ज़्यादा कॉस्ट के, लिमिटेड रिसोर्सेज में। आप जिस भी विसिनिटी लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं, आप डिसाइड करें कि मैं वहाँ पे किस प्रकार से इसको कर सकता हूँ। ठीक है। अब आप में से कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पास ये सब करने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शंस क्या है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का हिंट तो दे दिया गया, उसको हम पूरी तरह सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए मुझे नहीं पता, शायद आप में से ज़्यादातर बच्चे राजस्थान के ही हों, हो सकता है आप में से कई बच्चे आउट स्टेशन के भी हों, तो डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं। तो आप ये भी देखें, अपना सोच का, दिमाग का दायरा सीमित नहीं रखना है, आपको देखना है कि आप किस लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं, वहाँ सॉइल कंडीशंस क्या है, वहाँ क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, वहाँ पे कौन सा क्रॉप या कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सफल रहेगा। और मैं आपको बताऊं, आप जिस भी लोकेलिटी जहाँ पे भी इसको करना सोच रहे हैं, वहाँ पे आप वहाँ के जो लोकल हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनको आपकी तरह प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं मगर किसी भी प्रोफेशनल से बहुत ज़्यादा ग्राउंड एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस है, जिससे आप अपना नॉलेज जनरेट कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट को लेकर अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और वो नीड ऑफ द आवर हो। राइट। तो डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। कुछ मैं आप जैसे प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि उनमें से कई मुझे बोलते कि सर मैं पोल्ट्री फार्मिंग में जाना चाहता हूँ, सर मैं डेयरी फार्मिंग में जाना चाहता हूँ। तो डेयरी फार्मिंग में भी आपको बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। मगर किसी भी वेंचर में आप सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, मार्केट रिसर्च से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें। ये मार्केट रिसर्च क्या होता है, अगर बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो इट्स लाइक होमवर्क। कहने का मतलब है हम किसी भी बिजनेस, किसी भी वेंचर को ये सोच के स्टार्ट नहीं कर सकते कि यार कल रात ऐसे दोस्तों के साथ बैठा था तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया और आज मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूं। नहीं, जब हम बात करते हैं किसी भी वेंचर के लिए तो आपको बाकायदा एक होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क है कि आप पहले मार्केट रिसर्च करें। जैसा मैंने कहा कि आप जिस भी लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या डिमांड है, वहाँ पे क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको थ्रू आउट इस बिजनेस में रखें, और उससे जुड़ी हुए लोगों से आप मिलें, बात करें और वहाँ के डिमांड को समझें, वहाँ के नीड को समझें और उससे रिलेटेड आप अपना वेंचर स्टार्ट करें। वो कोई क्रॉप हो सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो मशरूम हो, जैसे कि हम मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम भी आप दो पर्पस से आप उसकी फार्मिंग करते हैं, एक तो मेडिसिनल और दूसरा एडिबल। तो आप ये जानें कि मार्केट पे डिमांड क्या है, नीड क्या है, उस वे से आप प्रोडक्ट का सर्वे करें और तब जाकर के आप उस प्रोडक्ट में अपने आप को स्टार्ट करें।
ये जो बार बार मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बार बार मशरूम फार्मिंग या फिर आपको हनी बी फार्मिंग या फिर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का दायरा तो बहुत बड़ा है। इसमें आप हर चीज़ पैदावार उसकी कर सकते हैं, बस फ़र्क क्या है कि हम वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप वो मार्केट रिसर्च कैसे करें। आप जब भी किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको बोलता है कि आप एक बिजनेस प्लान लेके आइए। वो बिजनेस प्लान जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया सामने रख सके, जिसमें आप बता सके कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप रिसोर्सेज कहाँ से मैनेज करेंगे और आप कितनी पैदावार करना चाहते हैं और आपका अल्टीमेट क्लाइंटल कौन है, मतलब कस्टमर कौन है, ग्राहक कौन है, और आप किस मार्केट को केटर करना चाहते हैं जहाँ पर अपना प्रोडक्ट आप पहुँचाएंगे, बेचेंगे। जब आप इसको बताने में सफल हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपका ये $1 मिलियन बिजनेस प्लान हो। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले बड़ा एक अच्छा मैंने एक्सपीरियंस देखा, और मैं आपको पॉजिटिविटी की बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम नेगेटिव बातें सोचेंगे तो लगता है कि यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मगर जब हम पॉजिटिविटी की बात करें तो आप बता दूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर एक पहला सेक्टर है जो कहा जाए तो बंद ही नहीं हुआ। इस पूरे कोविड-19 सिनेरियो में लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 2 तक यही एक ऐसा सेक्टर है जो बंद ही नहीं हुआ। कुछ समय के लिए एक पॉज आया होगा, जैसे आप किसी वीडियो को देखते हो कि पॉज लगाते हैं कुछ सेकंड्स का, तो यहाँ कुछ सेकंड्स तो नहीं, बस कुछ दिनों का, मगर महीनों का नहीं, ये चलता रहा। और यही रीज़न है इस कोविड-19 में इस देश की हर जनता को सारा जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है जीविका चलाने के लिए, जो खान पान की बात करते हैं, इसको किसी सेक्टर ने फुलफ़िल किया, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और आपको अच्छे से पता है, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो 70% जो रूरल इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनकी जीविका का ये स्रोत है। और 17% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में, ये 17% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस देश की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ की, उसमें से 60% लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीविका, मतलब कमाई का स्रोत, ये एग्रीकल्चर सेक्टर प्रदान करता है। इसलिए आपको ये सब बातें अपने अंदर एकदम क्लियर रखनी है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि आप एक ऐसे सेक्टर, एक ऐसे इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जिसका कभी एक्सट्रीम नहीं आ सकता। वो कहते हैं ना, हर बिजनेस में अप एंड डाउन होता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट, ये नीड ऑफ द ह्यूमन काइंड है, ये कोई सीजनल नहीं है, इसकी ज़रूरत थ्रू आउट रहेगी, सालों साल रहेगी, आने वाले पुश्तों तक रहेगी, और जिसकी कभी कोई अंत नहीं हो सकता। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जिसका सर्वाइवल कभी चैलेंज नहीं हो सकता। बस फ़र्क क्या है, आप जैसे प्रोफेशनल्स अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज, नॉलेज वाइज एनरिच करते रहें और उसको इम्प्लीमेंट करते रहें। तो जब आप बैंक के पास बिजनेस प्लान लेके जाते हैं तो वो उसको ईजिली आप उसको बता सके कि मेरा ये प्लान है, मैं छोटे स्केल पे ऑपरेट करना चाहता हूँ और मैं इसको इस प्रकार से एग्जीक्यूट करूँगा, और ये मेरे रिसोर्सेज है और ये मेरा स्किल्ड लेबर है जिस माध्यम से मैं इसको करना चाहता हूँ। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग it's called the alternate farming, or it's called the future of farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाले दिनों में भविष्य होने वाला है, फ्यूचर रियलिटी होने वाली है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और गवर्नमेंट भी बहुत इसको सपोर्ट कर रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा क्या है और आप क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं? आपको पता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इसका दायरा सीमित नहीं है। आप जो भी सीजनल प्रोडक्ट हैं उसको लेकर के, या थ्रू आउट द सीजन जो प्रोडक्ट हैं आप उसको सोच करके उन प्रोडक्ट का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, नो यूसेज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, और इससे फायदा आप ही का है, जो सॉइल है उसकी लाइफ आप बढ़ाते हैं। आप और क्या करते हैं, आप जो भी एनिमल से जुड़े हुए हैं, आपकी फार्मिंग जो आपको मदद कर रहे हैं, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचता है, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचता है, एक्टिविटी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, जो प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होता है उसकी आप प्रीमियम प्राइस से मार्केट में डिमांड करते हैं, और कस्टमर वो प्राइस पे करने को तैयार है आज के डेट में। एज सिंपल एज दैट।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। ईस्टर्न इंडिया में ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। इनफैक्ट कई ऐसे स्टेट्स है वो पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस भी स्टेट या सिटी, जिस भी एरिया को बिलोंग करते हैं, वहाँ आप इसको कैसे कर सकें और किन किन प्रोडक्ट को लेकर के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, छोटे ही स्केल पे, मगर आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड यू कैन बी अ एंटरप्रेन्योर। आप एक अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बी योर ओन बॉस, राइट? ओके, मुझे पता है आप ही में से कई ऐसे बच्चे होंगे कि वो सोचे होंगे कि सर तो यहाँ पे सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस कैसे कर सकें। तो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग वाला 2 कैटेगरी होती, कुछ लोग, कुछ बच्चे 4 साल 5 साल नौकरी करके लौटते हैं इस बिजनेस में अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करने में, कुछ लोग स्टार्टिंग से करते हैं। तो वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं कि मैं एग्रीकल्चर के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ या कोई जॉब करना चाहता हूँ, तो आपके लिए वहाँ भी वास्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। फ़र्क इतना है कि आपको जानकारी नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको गाइडेंस नहीं है। तो आज मैं जो भी ऑप्शंस आपको बताऊंगा, मैं चाहूँगा कि आप उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें और अपना दायरा सोच का थोड़ा सा ब्रॉडन करें, सो दैट आपको पता चले कि ओ माय गॉड, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं अब तक अपना दायरा बहुत सीमित करके रखा हुआ था। देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब्स की बात है, मुझे पता आप में से कुछ ऐसे ज़रूर बच्चे होंगे 5, 10, 20% जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़े सीरियस होंगे, क्योंकि उनको पापा की तरफ से भी एक इंकरेजमेंट मिलता रहा है। अच्छी बात, मगर और कोशिश भी ज़रूर करनी चाहिए। मगर आपको मैं बता दूं, किसी भी सेक्टर में, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, सिर्फ 20% नौकरियाँ आपको गवर्नमेंट की है, बाकी 80% प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? आप किसी भी बैंक में एज अ एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे प्रोफेशनल सोचते भी नहीं, विचारते भी नहीं कि अच्छा क्या मैं बैंक भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जो बैंक्स होते हैं वो आप जैसे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जिनको एक्सपर्टीज है, नॉलेज है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का। और याद रखिएगा, इसलिए मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले आपको बोली, अब आपका मकसद होना चाहिए कि जो भी आप पढ़े वो आप सेमेस्टर एग्जाम को देने के वजह से नहीं पढ़े, अपनी नॉलेज एनरिचमेंट, अपनी नॉलेज को की वृद्धि की वजह से पढ़े। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी बैठते हैं, किसी भी जॉब इंटरव्यू में, वो आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं लेते हैं। 2 घंटे का रिटन एग्जाम ले लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं। अगर वो भी होता है तो एक पार्ट होता है, उनका मेन राउंड, फाइनल राउंड होता है 1-to-1 फेस टू फेस सेशन। उसमें वो जानना चाहते हैं अक्रॉस द टेबल या आप तो वर्चुअली ओवर द फोन, ओवर द जूम और एनी वीडियो कॉलिंग ऐप, वो आपसे आपका इंटरव्यू लेते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका नॉलेज कैसा है। आपने सिर्फ एग्जाम की वजह से पढ़ा है, नॉलेज भी रिच किया है एज अ प्रोफेशनल। क्योंकि याद रखिएगा, बेसिक एग्रीकल्चर इज नॉट अ रेगुलर डिग्री प्रोग्राम, इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो जो बैंक में जाना चाहते हैं एज अ एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर, उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बैंक पे जा सकते हैं। आप में से कई लोग जो हैं एग्रो इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ पे आप प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी बहुत बड़ी फार्मिंग लैंड है, वो वहाँ पे फार्म मैनेजर हायर करते हैं, फार्म ऑफिसर हायर करते हैं, स्टेट मैनेजर हायर करते हैं, और वो उन्हीं को हायर करते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से, जिनको अच्छी नॉलेज है, जिनको सॉइल के बारे में जानकारी अच्छी है, क्रॉप के बारे में अच्छी जानकारी है, सीजनैलिटी के बारे में अच्छी जानकारी है, किस सीजन में कैसा क्रॉप रखना चाहिए, किस प्रकार की सॉइल में किस प्रकार की क्रॉप अच्छा रहेगा। तो आपका जो नॉलेज है वो आपको मदद करता है। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी नॉलेज को इनरिच ज़रूर करें, सो दैट जब आप इंटरव्यूज़ में जाएं तो आप बता सकें। तो एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर के अलावा क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? एग्रो इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप फार्म मैनेजर, जैसे मैंने बताया आपको, स्टेट मैनेजर बताया, फील्ड ऑफिसर। कई ऑर्गेनाइजेशन फील्ड ऑफिसर भी हायर करती है, और जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से होते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये मैं कुछ आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ।
उसके अलावा जो फर्टिलाइजिंग यूनिट होती है वहाँ पे आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। पिछले सेशंस में मैं एक बात आपके बैच में आपके फ्रेंड्स को बता रहा था कि जब भी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करें तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं एग्रो इंडस्ट्री में या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो आप बाकायदा वो स्पेसिफिक की टर्म्स आप मेंशन करें। आप अगर जाना चाहते हैं एज एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर तो आप स्पेसिफिक की टर्म्स यूज़ करें, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया और योर स्टेट और दैट पर्टिकुलर सिटी जिसमें भी आप। तो जब आप स्पेसिफिक की वर्ड्स मेंशन करते हैं तो आपको जो दायरा हो जाता है ऑप्शंस अवेलेबल का कि उस वक्त क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो मैं गूगल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इंडीड की बात करते हैं, नाम सुना होगा आपने, जो आपको जॉब पोर्टल है, naukri.com है, monster.com है, इस प्रकार के अनगिनत। तो गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो क्या होता है, ये सबको कवर करता है और आपको इंडीड में कोई भी वैकेंसी निकली है, naukri.com पे कोई वैकेंसी निकली, क्योंकि आज के डेट में जो एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, वो हर जगह आके, हर कॉलेजेस में आके कैंपस इंटरव्यू नहीं करता है। वो क्या करता है, इस प्रकार के जॉब पोर्टल्स के थ्रू आप जैसे कैंडिडेट्स को तक पहुंचता है। तो एक सजेशन मैं ये भी देना चाहूँगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जब भी आपको टाइम हो आजकल में, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इस फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आप अपना पूरा जॉब प्रोफाइल कि आपने बेसिक एग्रीकल्चर कहाँ से कर रखा है, +2 कहाँ से कर रखा है, 10 कहाँ से कर रखा है, ठीक है, वो पूरा एक रेज्यूमे आप बना लें और एक फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है और आप सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जाके स्पेसिफिकली भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मेन बात यहाँ पे बताने वाली आपको ये है कि आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एग्रो सेक्टर में आप वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, उसको आप सर्च कर सकते हैं। आप चाहते हैं बैंक पे जाना चाहते हैं एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर के तौर पे, आप स्टेट मैनेजर या फिर फार्म मैनेजर के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जितनी भी सेक्टर आपसे जुड़ी, जैसे पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप ये स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉब इन फर्टिलाइजर यूनिट, तो आपकी जॉब एज अ फ्रेशर इन फर्टिलाइजर, अगर आप फ्रेशर मेंशन भी नहीं करेंगे और आप सिर्फ स्पेसिफिक टर्म डाल देंगे जो सेक्टर का आप बता रहे हैं, फर्टिलाइजर यूनिट है या फिर पेस्टिसाइड्स है या फिर एग्रो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आप इजीली, फॉर एग्जांपल, आप किसी भी प्रोडक्ट का आप नाम ले लीजिए, तो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उस फैक्ट्री में, वहाँ पे आप जैसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं। उनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि द कैंडिडेट शुड बी बेस्ड इन एग्रीकल्चर। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मास्टर्स इन एग्रीकल्चर होना भी ज़रूरी है, मगर ये जो प्रोफेशनल डिग्री है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। वी रैप अप द क्लास हियर, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में, कल परसों में, आपको सबका जवाब दिया जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इस थोड़े से समय में हमने जो भी बातें कही हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसको याद रखें और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और अपनी नॉलेज को एनरिच करें, और आने वाले सेशंस जो होने वाले हैं उसको बहुत इंटरेस्टिंगली आप पार्टिसिपेट करें और अपना नॉलेज एनरिच करें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच।